गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कैपिटल गेन्स पार्ट पे वीडियो बनाया है मैंने आप लोग के लिए। और कैपिटल गेन्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में। और कैपिटल गेन जो है वो हमारा फोर्थ हेड है, क्योंकि फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड फोर्थ इज योर कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स जिसको हम कहते हैं कि अ प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी और एन इन्वेस्टमेंट से जो हमको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम कैपिटल नेचर का होता है तो उसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। तो बेसिकली जो कैपिटल गेन्स है, इस चैप्टर में आपको तीन चीज़ें बहुत अच्छे समझना है कि व्हाट इज़ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का क्या मीनिंग है, एंड कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। बेसिकली इस चैप्टर के ये तीन मेजर पार्ट हैं। तो यदि हम एक एक पार्ट को समझ लेंगे तो हमारे लिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स में एरर होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। सबसे पहले हम देखें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ योर कैपिटल एसेट्स। Capital assets is defined to include property of any kind held by an assessee, whether connected or not connected with their business or profession। मतलब एक एसएससी के बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम हो, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड एसेट हो वो या ना हो, लेकिन यदि उसको बेचने से उसको प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल एसेट के अंडर में आती है। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाती है? प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। इट मीन्स मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल का मतलब है जो मूव कर जाती हैं, और इमूवेबल जो मूव नहीं कर पाती। इमूवेबल का एग्जाम्पल है लैंड, बिल्डिंग। बिल्डिंग हम मूव नहीं करा सकते। मूवेबल में आ गया ज्वेलरी, वी कैन ईजिली मूव, हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब होता है जो प्रॉपर्टीज वी कैन टच, वी कैन फील, जो हमें दिख रही होती हैं और जो हमें नहीं दिख रही होती हैं उनको टच नहीं कर पाते, दैट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में आ गई आपकी गुडविल, पेटेंट, ठीक। और टेंजिबल में आ गई वो एसेट्स जो कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मशीनरी हो गई एक्सेट्रा। फिर फिक्स्ड एंड सर्कुलेटिव। इसमें फिक्स्ड और समझ लीजिए करंट नेचर की है, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारे टाइप ऑफ एसेट जो हैं वो कैपिटल एसेट का पार्ट है, एक्सेप्ट कौन कौन सी? इन चीज़ों पर, ये चीज़ों यदि ये लाइन्स यदि लिखी हुई हैं तो आपको इस पर कैपिटल गेन्स कंप्यूट नहीं करना है। एक्सेप्शन का मतलब ये है, ठीक है। एक्सक्लूड फ्रॉम द डेफिनेशन। विच डेफिनेशन? फ्रॉम कैपिटल एसेट। अभी मैंने आपको बोला कि सारी एसेट्स, चाहे वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की हो या ना हो, वो सब कैपिटल गेन्स में आती हैं, लेकिन इन एसेट को छोड़ के। सबसे पहला इसमें स्टॉक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये फिनिश गुड्स, ये सब आपका जो है वो कैपिटल गेन्स में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि स्टॉक को का ही तो हम ट्रेड करते हैं ना, तो जो प्रॉफिट कमाते हैं वो तो चला जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में, इसलिए यहाँ नहीं आता। मतलब एक ही इनकम को हम दो हेड में नहीं ले सकते, क्योंकि बिजनेस क्या है? जो हमारा गुड्स है, जो हमारा माल है, जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, उसको खरीद बेच के ही तो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यदि उसे हम यहाँ भी ले लेंगे तो वो दो हेड में आने लगेगा, इसलिए स्टॉक इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल गेन्स, बिकॉज स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। देन मूवेबल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। जनरली मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे हमारे घर के यूटेंसिल्स हैं, हमारे घर का फर्नीचर है, हमारे घर का टीवी है, ये सब जो घर की हमारे काम की जो चीज़ें होती हैं जो मूवेबल है, टीवी वी कैन मूव, है ना, यूटेंसिल्स वी कैन मूव। तो मूवेबल प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल यूज इज एग्जेम्प्टेड। लेकिन यदि उस यूटेंसिल, यदि सिल्वर का है, यदि यूटेंसिल गोल्ड का है, यदि उसमें प्रेशियस स्टोन्स लगे, फर्नीचर में यदि प्रेशियस स्टोन्स लगे, सपोज सिल्वर का फर्नीचर है, तो फिर वो कैसा हो जाएगा? एक्सेप्शन में आ जाएगा, मतलब फिर वो कैपिटल गेन्स में कंप्यूट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या लिया हुआ है? ज्वेलरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स भी कौन सी? जो हमारी मतलब एक नॉर्मल ड्राइंग और पेंटिंग नहीं, लेकिन जिसकी हमारे मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, मतलब इसका वैल्यूएशन हो सकता है, वो सारी आपको ड्राइंग और पेंटिंग्स भी नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब वो कैपिटल गेन्स में आएंगी, पर्सनल यूज से बाहर की चीज़ें हैं वो, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरियाज, ठीक है। ये भी क्या है? आपकी एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद में गोल्ड बॉन्ड 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980,
उसके बाद स्पेशल बेरर बॉन्ड्स है 1991 एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है इशूड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। ये सब क्या है, ये सब आपके एक्सेप्शंस में आते हैं, ठीक है। इन सबको हम क्या लेते हैं, एक्सेप्शंस में लेते हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट इशू अंडर गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम 2015। बेटा ये कितने पॉइंट्स हैं, ये अप्रॉक्स 6 to 7 चीज़ें हैं। ये किस में आती हैं आपकी, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन। कैपिटल गेन्स में एसेट की डेफिनेशन, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में स्टॉक को यदि है तो उसे नहीं लेना है, पर्सनल एसेट है तो उसे नहीं लेना है, मगर पर्सनल एसेट में ध्यान रखना है गोल्ड सिल्वर प्रेशियस स्टोन ये सब लिखा है तो फिर उसे भी लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड यदि रूरल एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट में नहीं आती। गोल्ड बॉन्ड ये इतने अलग अलग जो मैंने आपको बताया ये सब नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं ये गोल्ड बॉन्ड्स, ये इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जनरली जब भी हमारी गवर्नमेंट को डेफिशिएंसी ऑफ फंड होती है तब वो इस तरह के बॉन्ड्स को इशू करती है, इसलिए इनको उसने कैपिटल गेन से एग्जेम्प्टेड रखा है, कैपिटल एसेट में इंक्लूड ही नहीं किया ताकि इस पे कैपिटल गेन्स का टैक्स कंप्यूट ही ना हो। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कैपिटल एसेट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमारे प्रीवियस ईयर में उसका ट्रांसफ़र हुआ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ ट्रांसफ़र से जो उसका मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। यहाँ पर वो कहता है सेल एक्सचेंज, मतलब उसका ये कहना है कि जैसे हमने अपनी एसेट को बेच दिया या हमने अपनी एसेट को एक्सचेंज कर लिया या हमने अपनी एसेट को छोड़ दिया है तो वो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट में आ जाती है। सेकेंड है कि वो ये कहते हैं कि हम अपनी एसेट का कोई भी राइट, जैसे हम अपनी एसेट का कोई भी राइट ट्रांसफ़र कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब उसको मतलब विलिंगली छोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो भी वो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट में आता है। फिर कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, तो यहाँ पर उसका कहना है कि कंपलसरी एक्विजिशन का केस हम लेते हैं। देखिए हमारे कई क्वेश्चंस थे जिसमें गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग करती है तो उसमें जो वो कॉम्पनसेशन देती है उसको हम उस पर हम कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते हैं। तो कंपलसरी एक्विजिशन ऑल्सो, कंपलसरी एक्विजिशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अंडर लॉ मतलब अंडर ऑर्डर आपको वो चीज़ देनी ही है, उसको कहते हैं कंपलसरी एक्विजिशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अनिवार्य अधिग्रहण, ठीक है। तो इस तरह का यदि कुछ है तो वो भी ट्रांसफर ऑफ एसेट की कैटेगरी में ही आता है और उस पर भी कैपिटल गेन्स कंप्यूट होता है। मतलब यहाँ ये बता रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ कैटेगरी एसेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हम खुद बेच दें, हम खुद छोड़ दें एसेट पे अपना राइट, या हम खुद अपने राइट्स को मतलब क्या कह दें, वही छोड़ दें मतलब अपने विलिंगली, या कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट कर ले उस प्रॉपर्टी का। फिर मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, मतलब मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको उसके बदले कुछ अमाउंट मिलता है, या कंपनी खुद रिडम्पशन करना चाहती है, ये भी हमारा ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट के केस में ही आता है। मतलब इस केस में यदि हमें जो भी अमाउंट मिलता है उस पर हम कैपिटल गेन्स कंप्यूट करेंगे। एनी ट्रांसफ़र अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो हमने गिफ्ट वाले हमारे जो क्वेश्चन होते हैं अब मैंने आपको कराए भी हैं, तो जो गिफ्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इस एक्ट में आ जाते हैं, इसलिए हम उसको भी ट्रांसफ़र ऑफ एसेट की कैटेगरी में ले लेते हैं। मतलब जो हम देखते हैं कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई ये कोई प्रॉपर्टी जो है वो एज ए गिफ्ट मिली थी, तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ एसेट की कैटेगरी में है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ एसेट हुई है। कैपिटल गेन्स में मैंने आपकी क्या बोला, 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो जो गिफ्ट वाली चीज़ है वो कैपिटल एसेट के अंदर आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही है। अब सेकेंड आपको देखना है कि क्या ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट हुआ है कि नहीं प्रीवियस ईयर में, तो हुआ है कि नहीं के केस में यदि इस तरह से हुआ है तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट की कैटेगरी में ही आएगा, चाहे वो गिफ्ट ही क्यों ना हो। मतलब इसमें सेल नहीं हो रहा है ना, गिफ्ट है, मगर वो भी इसी कैटेगरी में आता है। फिर एनी ट्रांजैक्शन विच इफेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जिससे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे राइट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो फिर वो भी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट में ही आता है, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कैपिटल एसेट, सेकेंड हो गया ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट, समझ लिया। अब हमारे कंप्यूटेशन पे, तो कंप्यूटेशन में आने के पहले आपको बता दूं कि कैपिटल गेन्स के 2 पार्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब हम ये डिफाइन कैसे करेंगे, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है उसका टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड में हमने उस एसेट को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है।
तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एसेट में देखिए दो पार्ट है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। यदि इमूवेबल एसेट है जिसको हम मूव नहीं करा सकते, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, तो ये मोर देन 2 ईयर्स से ज़्यादा, मतलब इसका मतलब है कि आपने परचेज करने के बाद 2 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक अपने पास रखा, उसके बाद आपने उसका ट्रांसफ़र किया है, तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। और यदि आपने 2 ईयर्स से कम पीरियड में उसका ट्रांसफ़र कर दिया तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। मूवेबल एसेट में यदि आपने मोर देन 3 ईयर्स से ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद में आपने शिफ्ट किया है तो वो लॉन्ग टर्म है। और यदि 3 ईयर्स से कम टाइम पीरियड में आपने उसको सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन दोनों डन कर लिया तो दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सिक्योरिटी के केस में ये टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, दैट इज़ यदि 1 साल के अंदर आपने उसको शिफ्ट कर लिया है, सेल कर दिया है, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट कर दिया है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। और यदि 1 साल से ज़्यादा पीरियड के बाद किया है तो दैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और यदि डेप्रिसिएबल एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो इज़ ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में क्वेश्चन में टाइम पीरियड वो देगा लेकिन आपको उस टाइम पीरियड को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास में रिटन डाउन वैल्यू है। तो रिटन डाउन वैल्यू है, इसका क्या मतलब है कि उस पर डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन लग के वैल्यू की रिटन डाउन वैल्यू बची है, तो हमें टाइम पीरियड लॉन्ग दिख भी रहा होगा तो भी हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की तरह ही करेंगे। ठीक है, ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आते हैं हम कंप्यूटेशन वाले पार्ट में, जो हमारा थर्ड पार्ट था। सबसे पहला था कैपिटल एसेट, हमने उसको समझ लिया। ट्रांसफ़र को समझ लिया कि कौन कौन से केसेस लेना है कैपिटल गेन्स में, या विच टाइप ऑफ ट्रांसफ़र विल बी कंसिडरेबल। और अब आ रहा है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि फॉर्मेट सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है सेल्स कंसिडरेशन से। सेल्स कंसिडरेशन यानी हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं सेल्स प्राइस, यानी उस चीज़ को बेचने के बदले में आपको क्या मिला। ठीक है, दैट इज़ योर सेल्स प्राइस। ठीक है, तो इसे हम अपने अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, राइट। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा, इसके बाद में हम 3 एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। कौन कौन से 3 एक्सपेंसेस को लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज प्राइस और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझने के लिए मैंने नीचे एक एग्जांपल लिया है। सपोज कोई परचेज प्राइस है 10 लाख। मान लीजिए हमने कोई एक कुछ भी लैंड खरीदा है 10 लाख में, फिर उसके परचेज एक्सपेंसेस हो गए, जैसे उस पर रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, फिर हमने कोई ब्रोकर के थ्रू खरीदा तो ब्रोकरेज दे दिया, तो सपोज रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गए इस पर फॉर एग्जांपल 10,000, ब्रोकरेज लग गया 5,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द टोटल ऑफ दिस, नॉट 10 लाख। 10 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब दिस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो मीनिंग है दैट इज मोर देन योर परचेज प्राइस। ठीक है, आपको वो कितने में पड़ी उसकी कॉस्टिंग, उस चीज़ को हासिल करने की कॉस्टिंग। तो हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ा, ब्रोकरेज भी देना पड़ा, इसलिए वो सब ऐड करके फिर जो अमाउंट आता है उसे हम लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो मीनिंग है दैट इज़ काफ़ी ब्रॉडर है, उसका मीनिंग परचेज प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें उसमें हम ऐड करते हैं। लेकिन एक रफ आइडिया के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे जितने में आप बेच रहे हैं वो यहाँ लिख रहे हैं, और जितने में उसको आपने ख़रीदा था विद ऑल एक्सपेंसेस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना, और उसको आप यहाँ पर क्या करें, ब्रैकेट में लिखा। इट मीन्स यू हैव टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस अमाउंट। ठीक है, उसके बाद यदि आपको उसको बेचने लायक या बेचना उतने में बेचने के लिए आपने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है तो वो इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट भी क्या होगा उसमें और ऐड हो जाएगा। देन ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस यदि किए हैं तो वो भी ऐड होके, और इन तीनों को हम लेस करेंगे। हम इंडिविजुअली भी लेस कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब जब मैं बोल रही हूँ तो उसका मतलब है कि पहले हमने इनर कॉलम में लिख के तीनों को ऐड कर लिया, फिर एक अमाउंट सब्सट्रैक्ट किया। और यदि आप सेपरेटली लिख रहे हैं बाहर तो आप तीनों को बाहर लिख करके इस टोटल अमाउंट में से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका आंसर आता है दैट इज टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मगर इसमें बस जो ध्यान रखना है वो मैंने नीचे लिखा है बेटा नोट में, क्या, इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब यदि हमारी जो एसेट है उस पर यदि डेप्रिसिएशन लग रहा है और हमें रिटन डाउन वैल्यू दी हुई है तो हमारा प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में हमारा एसेट का ट्रांसफ़र हो रहा है, उस ईयर के स्टार्टिंग में, बिगनिंग ऑफ द
स्टार्टिंग में उसकी जो भी रिटन डाउन वैल्यू होगी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। मतलब ये कि यदि उस एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको जब हासिल किया गया था तब का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है कि मान लीजिए लैंड जो है वो 1 लाख की थी जब खरीदी गई, लेकिन उसके बाद में उसका रिटन डाउन वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हमें रिटन डाउन वैल्यू लेना है बिगिनिंग ऑफ द ईयर का। मतलब हम यदि उसको 18-19 में सोल्ड कर रहे हैं तो 18 में 1 अप्रैल को उसकी रिटन डाउन वैल्यू क्या थी, वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। इन केस यदि हमारी एसेट क्या है, डेप्रिसिएबल एसेट है। तो क्लियर है? चलिए, ये आज का जो पार्ट है ये मैंने कहाँ तक कंप्लीट किया है बेटा? आज का जो पार्ट है मैंने कंप्लीट किया है सिर्फ शॉर्ट टर्म तक, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विथ डिडक्शन। ओके, थैंक यू।